नमस्कार मित्रों, मैं सोनवीर यादव एक वीडियो लेकर के आया हूँ आपके सामने। आदिकाल की जो महत्वपूर्ण रचना है, अन्य रचनाओं में हम जो बात कर रहे थे उसमें हम आज बात करेंगे प्राकृतिक पेंगलम की। तो इससे पहले हम राउरवेल और बसंत विलास, संदेश रासक, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, इन सभी की हम बात कर चुके थे। तो आज हम बात करेंगे प्राकृतिक पेंगलम। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, प्रश्न आता रहता है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि बस उठा करके कहीं से भी मैटर आपके सामने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, नहीं, अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए आप अंत तक ज़रूर देखना। तो चलो मित्रों, स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक पेंगलम रचना है। और आप एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि जो मेरा वीडियो है उसमें आपको शानदार मैटर ही मिलेगा और ऑथेंटिक मिलेगा, क्योंकि मैं ऐसे ही उठा करके वीडियो नहीं डाल देता हूँ हवा में, पहले खुद अध्ययन करता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो डालता हूँ। ठीक है मित्रों, स्टार्ट करते हैं। तो प्राकृतिक पेंगलम की हम बात कर रहे थे। तो प्राकृतिक पेंगलम 14वीं सदी की रचना है। प्राकृतिक पेंगलम 14वीं सदी की रचना है। दूसरा पॉइंट है, प्राकृतिक पेंगलम का विषय छंद शास्त्र है। ये छंद शास्त्र से संबंधित रचना है और इसमें छंद के बारे में जानकारी दी गई है। तीसरा पॉइंट है, प्राकृतिक पेंगलम में अपभ्रंश व प्राकृतिक छंदों की विवेचना की गई है, क्योंकि ये प्रश्न सेकंड वाला पूछता रहता है कि इसका विषय क्या है, छंद शास्त्र। ठीक है, तो पेंगलम मतलब पिंगल, इसको एक दूसरा जो नाम है हम आगे पढ़ेंगे, प्राकृतिक पिंगल सूत्र भी इसको कहा जाता है। तो पिंगल जो होता है वो पिंगल का मतलब ही छंद शास्त्र होता है, कि वह शास्त्र जिसमें छंद के बारे में जानकारी दी जाती है वो पिंगल होता है। तो पेंगलम से पिंगल, ऐसे आप इसको याद रख लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, अपभ्रंश उस टाइम पे चली रही थी, भाषा का उसका प्रचलन था, और प्राक अपभ्रंश और प्राकृतिक, और इसका नाम है प्राकृतिक पेंगलम। तो प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की इसमें विवेचना की गई है। चौथा पॉइंट है, प्राकृतिक पेंगलम में अनेक कवियों के छंद मिलते हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन है, एक तो विद्याधर है, एक सारंगधर है, जज्जल, बब्बर, हरिब्रह्म और लक्ष्मीधर। अब इनके बारे में मैं थोड़ी जानकारी आपको दे देता हूँ। विद्याधर, ये जो विद्याधर थे, ये जैसा कि रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि ये विद्याधर कवि जो थे, इन्होंने कन्नौज के कोई राठौड़ सम्राट थे, शायद जयचंद, उन्होंने कहा था कि जयचंद जो है उनके प्रताप व पराक्रम की कथा का इन्होंने इसमें वर्णन किया है। ठीक है, तो किसी ग्रंथ में वर्णन किया था, लेकिन वो ग्रंथ का अता पता कुछ नहीं है, लेकिन उसके कुछ पद्य मिलते हैं, जो कहाँ पे मिलते हैं, प्राकृतिक पिंगल सूत्र में मिलते हैं। ये विद्याधर के बारे में हम, इसके बारे में ऐसा सुना जाता है, लिखा मिलता है। और दूसरे हम बात करते हैं सारंगधर की। अब सारंगधर जो थे वो हम्मीर देव जो थे, हम्मीर देव चौहान, रणथंभौर के जो राजा थे, लगभग 1301 में जो हम्मीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के जो मध्य युद्ध हुआ था, उसका इसमें वर्णन मिलता है, जो इन्होंने किया था। हम्मीर देव के प्रधान सभासदों में एक राघव देव नाम के एक व्यक्ति थे। मैं सारंगधर की बात कर रहा हूँ। तो राघव देव नाम के व्यक्ति थे, उनके 3 पुत्र थे, भोपाल, दामोदर और देवदास। अब जो जो दामोदर थे, दामोदर, दामोदर, उस दामोदर के 3 पुत्र थे, सारंगधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण। ठीक है, तो ये वही सारंगधर है, सारंगधर। ठीक है, जिन्होंने क्या किया है, हम्मीर की प्रशंसा में पद्य लिखे हैं कि उन्होंने किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी से बहादुरी के साथ युद्ध लड़ते हुए उनसे युद्ध लड़ा था, और उनके प्रशंसा में इन्होंने पद्य लिखे हैं सारंगधर ने। और तीसरा जो भी मैंने बताया था, सारंगधर का जो भाई था लक्ष्मीधर, वो यहाँ पर लक्ष्मीधर, ये रे लक्ष्मीधर हैं। ठीक है, और 3 ये और लोग थे, जज्जल, बब्बर और हरिब्रह्म। तो मेन तो जो सारंगधर है और जो विद्याधर है, इन दोनों के, सारंगधर और विद्याधर के, इन दोनों के छंद मिलते हैं। विद्याधर ने तो
उसकी जयचंद की प्रशंसा की है, पद्य लिखे हैं, और सारंगधर ने हम्मीर देव की प्रशंसा में पद्य लिखे हैं। तो इनके छंद इसमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगला हम चलते हैं प्राकृतिक पेंगलम के संकलनकर्ता की, मतलब इन छंदों को सभी को इकट्ठा किसने किया है? इस व्यक्ति ने, यानी लक्ष्मीधर ने। ठीक है, तो संकलनकर्ता माने जाते हैं लक्ष्मी। ठीक है, छठा पॉइंट है प्राकृतिक पेंगलम के टीकाकार वंशीधर माने जाते हैं। अब टीकाकार क्या होता है? टीकाकार मतलब होता है जो गूढ़ शब्दों, पदों, वाक्यों आदि की सरल या सुबोध भाषा में व्याख्या लिखने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम टीकाकार कहते हैं, या उसको हम भाष्यकार भी कह सकते हैं। भाष्यकार, हम उसको भाष्यकार भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है? कठिन या दुर्बोध, दुर्बोध कहते हैं हम क्लिष्ट, जिसे सरलता से नहीं जाना जा सके, उन ग्रंथों की टीका करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम क्या कहते हैं? टीकाकार कहते हैं। तो इसके टीकाकार कौन है? इसको क्या किया था? सरल सुबोध भाषा में लिखने वाला व्यक्ति कौन था? टीकाकार वंशीधर। ठीक है, सातवां पॉइंट है प्राकृतिक पेंगलम को प्राकृतिक पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, प्राकृत तो है, पिंगल हम छंद्रशास्त्र से संबंधित जो होता है उसको, छंदों के बारे में जिसमें जानकारी दी जाती है उसको पिंगल कहते हैं। ठीक है, आठवां पॉइंट है यह ग्रंथ आदिकालीन काव्य रूढ़ियों एवं परंपराओं को समझने के लिए अत्यंत उपयोगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है अक्सर परीक्षाओं में कि आदिकालीन काव्य रूढ़ियों और परंपराओं को समझने के लिए कौन सा ग्रंथ उपयोगी है, तो वो कौन सा है? प्राकृत पेंगलम। इसका मैं अभी ट्रिक भी बताऊंगा आपको किस तरीके से याद करना है। नवा पॉइंट है यह ग्रंथ आदिकालीन काव्य भाषा हिंदी के प्रारंभिक स्वरूप की, हिंदी का उस समय प्रारंभिक स्वरूप क्या था और छंद शास्त्र तो इसका मेन विषय है ही, उसको समझने के लिए अत्यंत उपयोगी माना जाता है। 10वां पॉइंट है प्राकृतिक पेंगलम विभिन्न वर्गों की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालता है, कि जो उस टाइम विभिन्न जो वर्ग थे उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी उसके ऊपर इसमें वर्णन दिया गया है। और जो 11वां पॉइंट है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृतिक पेंगलम में आए 8 छंदों के आधार पर हम्मीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व का पता लगाया, जिसका रचनाकार सारंगधर है। वही सारंगधर जो अभी मैंने बताया था, हम्मीर देव चौहान के बारे में जो लिखता है वही सारंगधर है। और फिर इस कथन जो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि 8 छंद जो हैं प्राकृतिक पेंगलम में आए हैं, उसके आधार पर हम्मीर रासो को कोई ग्रंथ भी है, उसके अस्तित्व का पता लगाया था। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा था डॉक्टर बच्चन सिंह ने कि यदि ये 8 छंद, ये जो 8 छंद हैं, अगर ये किसी सारंगधर ने लिखे हैं तो उस सारंगधर को कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता मानना होगा। तो सारंगधर को हम क्या मानेंगे? कुंडलियाँ छंद का प्रथम प्रयोक्ता मानना होगा या मानना चाहिए, ये ऐसा डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये कुछ पॉइंट थे बहुत ही महत्वपूर्ण। ये रचना है आदिकाल की प्राकृतिक पेंगलम। ठीक है, तो एक ट्रिक छोटी सी बता देता हूँ मैं याद करने के लिए। इसको क्या है, देखो ये पेंगलम है, इसमें पेंडल आपको याद रखना है, पेंडल। ठीक है, प्राकृतिक पेंडलम, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो पेंडल होता है एक आभूषण होता है जो महिलाएं गले में पहनती हैं। ठीक है, तो पेंडल से हम याद करेंगे इसको। ठीक है, देखिए कुछ पॉइंट हैं जो याद करने लायक हैं। देखो ये भी आपको प्रश्न याद रखना है कि उसमें पूछ सकता है कि प्राकृतिक पेंगलम में कौन से कवियों के छंद प्राप्त नहीं होते हैं, तो इनमें से 3 इनमें से दे देगा, एक और दूसरी जगह से दे देगा, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए हम इसको याद करते हैं। प्राकृतिक पेंगलम के संकलनकर्ता कौन है? लक्ष्मीधर। तो लक्ष्मी जी ने, अब पेंडलम में क्या है, पेंडल जो है विजुअल है, तो पेंडल पहन रखा है लक्ष्मी ने, सारे पेंडलों का संकलन कर लिया, संकलन इकट्ठा मतलब करना। तो लक्ष्मी जी ने क्या कर लिया, सारे पेंडलों को इकट्ठा कर लिया, संकलन कर लिया। पेंडल से मतलब प्राकृतिक पेंगलम, इसे याद रखना है आपको। संकलन किया है किसने? लक्ष्मी ने। ठीक है, क्योंकि वो महिला है, सारे पेंडल उसने गले में पहन लिए। छठा पॉइंट है प्राकृतिक पेंगलम के टीकाकार। अब ये आपको याद रखना, टीकाकार अलग है, वंशीधर है ये। ठीक है, तो देखिए अब वंशी जो बजाने की होती है वंशी, उस पर हम पेंडल तो पहना नहीं सकते क्योंकि वो महिला नहीं है, तो हमने क्या किया,
पेंडल तो पहनाया नहीं, उसको टीका लगा दिया, टीका जो माथे पे लगाते हैं इस तरीके से, तो वंशी के ऊपर टीका लगा दिया। तो पेंडल नहीं पहनाया, टीका लगाया है वंशी के ऊपर। तो प्राकृतिक पेंगुलम का टीकाकार कौन हो गया? वंशीधर। ठीक है, अब पिंगल सूत्र तो है ही। 8वां पॉइंट देखिए, काव्य रूढ़ियों और परंपराओं के बारे में, ये आपको याद रखना है। तो ये कहाँ मिलती है? प्राकृतिक पेंगुलम में, मतलब पेंडल। तो ये जो पेंडल है, ये पहनने की क्या है, महिलाएं क्या है, पहले से ही रूढ़ी और परंपरा चली आ रही है कि महिलाएं क्या पहनती हैं? पेंडल पहनती हैं गले में। तो पेंडल से प्राकृतिक पेंगुलम में रूढ़ी और परंपराओं को समझने के लिए उपयोगी है। 10वां पॉइंट आपको पता ही है, हिंदी का प्रारंभिक स्वरूप और छंदशास्त्र को समझने के लिए तो है ही फेमस, छंदशास्त्र के लिए। 10वां पॉइंट और भी महत्वपूर्ण है, आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालता है। ठीक है, तो आर्थिक स्थिति, अब जब आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी आर्थिक स्थिति, तो फिर पेंडल कहाँ से लाएगा? पेंडल महिला कहाँ से लाएगी? कि महिला जो होती है पेंडल लाने के लिए, जो पेंडल होता है, पेंडल मतलब पेंगुलम, तो आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी तो वो कहाँ से लाएगी पेंडल गले में पहनने के लिए? क्योंकि वो तो बहुत महंगा आता है, सोने का आता है, आभूषण है, इसलिए वो नहीं ला पाएगी। इसलिए आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी तो पेंडल नहीं ला पाएगी। आर्थिक स्थिति से मतलब आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालता है, पेंडल मतलब प्राकृतिक पेंगुलम। तो ये आपको याद रखना है। इस तरीके से एक छोटा सा वीडियो था, शायद आपको अच्छा लगेगा। लाइक करना, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।